हेलो एंड नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे चैप्टर विलियन का। ठीक है, तो विलियन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, समझ ली और मुझे लगता है अब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे, यानी कि सब बातें जो भी हम पढ़ते आए हैं विलियन में वो आपको अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है इसमें वो है एक ही, और वो है अणु संख्या गुण धर्म। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की, जो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, विलियन में ही अणु संख्या गुण धर्म के बारे में। तो शुरू करें बच्चों, तैयार हैं आप सब मेरे साथ? वेरी नाइस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अणु संख्या गुण धर्म जो होता है वो क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है। नाम से ही जैसे पता चल रहा है, अणु संख्या गुण धर्म यानी कि अणुओं की संख्या। ठीक है, तो ऐसे गुण जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, अणुओं की संख्या पर, वही क्या है, अणु संख्या गुणधर्म। देखो, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, क्या यानी कि जब हम साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, तो बहुत सारे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जो टॉपिक होते हैं, उनमें ही उनके अर्थ छुपे रहते हैं, है ना। ये मैं आपको शुरू से बताती हुई आई हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। तो जैसे इसका नाम है अणु संख्या गुण धर्म, यानी कि वह गुण जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, अणुओं की संख्या पर। ठीक है बच्चों, चलिए तो अणु संख्या गुणधर्म के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन या इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, चलिए। विलियन के कुछ गुण विलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, न कि विलेय कणों की प्रकृति पर। ऐसे गुणों को कहा जाता है अणु संख्या गुण धर्म। क्या मतलब हुआ इसका? ये तो बड़ी परिभाषा हो गई। ठीक है, अब इसको समझे भी कि इसका अर्थ या इसका मीनिंग क्या है। देखिए, विलियन के जो गुण हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, विलियन के गुणों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो विलियन के गुण हैं ये किस पे निर्भर कर रहे हैं, कणों की संख्या पर। ठीक है, ना कि विलेय कणों की प्रकृति पर। कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी चीज़ मिलाइए, ठीक है, यानी कि आपने जो विलियन लिया है, उस विलियन में, ये कोई विलियन है, चाहे आपसे इसमें KCl ले लीजिए, है ना, चाहे आप इसमें NaCl ले लीजिए, कोई सा भी आपने विलेय पदार्थ लिया है, तो कौन सा पदार्थ लिया है इस पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि किस पे निर्भर करता है कि आपने कितना KCl और कितना NaCl लिया है। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि कणों की संख्या पर। कहाँ निर्भर कर रहा है, कणों की संख्या पर। विलेय कणों की प्रकृति पर, ये कणों की जो प्रकृति है इस पर निर्भर नहीं करता। किस पे निर्भर करेगा, कणों की संख्या पर। ठीक है, तो ऐसे गुणधर्म जो कि किस पे निर्भर कर रहे हैं कि आपने कितना पदार्थ लिया है ना, पदार्थ में आप कितने विलेय ले रहे हो, उस पे निर्भर। जैसे मान लो KCl लिया या NaCl लिया, या आपने जो भी पदार्थ मिलाया, ग्लूकोज लिया, तो कितनी मात्रा उसकी ली, उस पर निर्भर कर रहा है। ना कि ये निर्भर नहीं कर रहा कि वो आयनाइज्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका कैसी प्रकृति है, उसका कैसा स्वभाव है ना। प्रकृति मतलब हम पढ़ते आ रहे हैं कि कैसा बंध बनाते हैं, आयनाइज होते हैं, नहीं होते हैं, क्या नेचर है। तो उन सब चीज़ों पर यह निर्भर नहीं करता है, यह निर्भर कर रहा है कणों की संख्या पर। तो इस तरह के गुणधर्म आपके क्या कहलाते हैं, अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है बच्चों, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण, यानी कि वह गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसके अणुओं की संख्या पर? आपने जो भी विलेय लिया है, जो भी आप मिला रहे हो विलायक में, तो उसकी प्रकृति पर नहीं, बल्कि उसके संख्या पर, उसके मोल। संख्या किससे निकालते हैं हम? ज़्यादातर मोल के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं, कितनी उसकी संख्या है, उस पर ये सारे गुण निर्भर करते हैं। ठीक है, चलिए अब ऐसे गुणधर्म, बार बार मैंने ये तो बता दिया, इसकी परिभाषा भी आपको समझा दी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैम ऐसे कौन से गुण होते हैं, हमने तो अभी तक इनके बारे में सुना ही नहीं है ना। तो अब सुन लीजिए, अब जान लीजिए इनके बारे में। देखिए, ये गुणधर्म होते हैं बच्चों हमारे 4 प्रकार के, जो हम पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है वाष्प दाब में आपेक्षिक
वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पहला गुण। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, उसके बाद आता है हिमांक का अवनमन और उसके बाद आ रहा है परासरण दाब। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये चार ऐसे गुण हैं जो कि विलयन में कहाँ निर्भर करते हैं, उनके कणों की संख्या पर। ठीक है, तो विलयन में आप जो भी विलय मिलाते हैं उसके जो कण हैं उसकी संख्या पर निर्भर करने वाले ये हमारे चार गुण हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे वन बाय वन। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। हमारा सबसे पहला हमारा जो गुण है वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि नाम से ही कुछ चीजें जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। कैसे? वाष्प दाब, वाष्प दाब किसकी बात करेंगे यहाँ पे हम? वाष्प दाब की। और वाष्प दाब को हम पहले ही समझ चुके हैं कि वाष्प दाब होता क्या है, समझ चुके हो ना। अब इसमें क्या बता रहा है? आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है? अवनमन का मतलब होता है इसमें कमी आ जाना, है ना। यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी आ गई है। कहाँ कमी आ गई, कैसे कमी आ गई, वो हम जानेंगे। ठीक है, देखिए, यदि शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय घोला जाए तब उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है और उसे ही क्या कहा जाता है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कमी मतलब अवनमन। ठीक है, और यह कमी जो है, यह कमी विलय के कणों की सांद्रता पर निर्भर करती है, ना कि उसकी प्रकृति पर। भाई यही तो हम पढ़ रहे हैं, अणु संख्या गुणधर्म यही तो है जो कि प्रकृति पर निर्भर नहीं करती बल्कि विलय के कणों की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, अब देखो, शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय घोला जाता है। देखो क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक शुद्ध द्रव है। क्या है? ये हमारा शुद्ध द्रव है। ठीक है, शुद्ध द्रव है, द्रव एक। ठीक है, अब यहाँ पर इसके कण जो होंगे यहाँ पे होंगे, ऐसे होंगे, शुद्ध द्रव के कण है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो कण है, ये हमारा एक बंद पात्र है। ठीक है, वाष्प दाब जब ही होगा, नहीं तो कहाँ चला जाएगा, ये बाहर की तरफ, है ना। अब इन कणों की वजह से यहाँ क्या बन रही है? वाष्प बनेगी। ठीक है, वाष्प बनेगी। अब ये वाष्प के कण कहाँ जाएंगे बच्चों? नीचे जाएंगे। जब ये वाष्प के कण नीचे जाएंगे तो वाष्प दाब, जो दाब एक शुद्ध द्रव की वजह से लगता है, वो दाब क्या होगा हमारा? P1 नॉट, क्योंकि एक अकेला शुद्ध द्रव यहाँ पर है। ठीक है, तो एक अकेला शुद्ध द्रव है, दैट इज P1 नॉट, इसका क्या होगा? वाष्प दाब हो गया। ठीक है, अब देखो, अब क्या कहा इसने? शुद्ध विलायक, ये हमारा शुद्ध विलायक। अब हमने इसमें क्या घोल दिया? इसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया। क्या मिला दिया? अवाष्पशील विलय। यानी कि जब हम ये जो सारे गुणधर्म पढ़ेंगे बच्चों, तो इसमें जो हम लेंगे, हमारा मिश्रण लेंगे, वो मिश्रण हमारा कैसा होगा? द्रव प्लस ठोस का मिश्रण प्लस ठोस, ये हमारा मिश्रण होगा। ठीक है, तो द्रव हमने ले रखा है, ये शुद्ध द्रव है और हमें पता है कि ये जो हमारा द्रव है, ये द्रव कैसा है बच्चों? ये है हमारा वाष्पशील द्रव। कैसा द्रव है? वाष्पशील। वाष्प में परिवर्तित होने वाला है, वाष्पशील है। ठीक है, और इसकी वजह से जो दाब लग रहा है, जो शुद्ध दाब है, वो क्या हुआ? P1 नॉट। ठीक है, नॉट क्यों लगाते हैं? जब हम एक अकेले द्रव की बात, एक अकेला द्रव यहाँ पर है, उसके साथ में कोई नहीं है, इसलिए उसका साथी कौन बन गया है? P1 नॉट। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया इसका हमारा शुद्ध वाष्प दाब। अब ये कह रहे हैं कि हमने इसमें विलय घोल दिया। अब विलय हमने क्या घोल दिया? इसमें हमने जो था, एक हमारा जो विलय मिलाएंगे,
ये हमारा बंद वाला है ना। इसमें हमने विलय मिलाया, विलय क्या मिला दिया भैया, नमक मिला दिया। क्या मिला दिया, नमक। नमक क्या है, ठोस है, और इसके साथ साथ ही यह क्या है, नमक उड़ता है क्या, भाप बनती है क्या, नहीं बनती। इसका मतलब हमारा जो नमक है वो कैसा है, अवाष्पशील। कैसा है बच्चों, अवाष्पशील। ठीक है, तो ये जो हमारा पदार्थ है ये कैसा है, अवाष्पशील। ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में पहले तो क्या था, द्रव था। ठीक है, अब इसमें हमने किसके कण डाल दिए, इसमें हमने ये नमक भी डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये मान लीजिए ये कण हमारे हैं किसके, द्रव के। इसके साथ साथ ही किसके कण आ गए, ये नमक के भी आ गए। ठीक है, आगे। ठीक है, इस तरह से बीच बीच में अब किसके, नमक के कण भी आ गए। अब जो पहले पूरा द्रव था उसकी वजह से जो वाष्प दाब बन रही थी, ठीक है, P1 यहाँ पर जो है विलयन बन गया। अब विलयन बनने पर इसकी जो वाष्प दाब होगी वो वाष्प दाब क्या होगी, P1, आंशिक वाष्प दाब, है ना। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर P टोटल यहाँ पर क्या हो गया, P1 प्लस P2, है ना, यही होगा। तो हमारा ये इसका क्या हुआ, ये इसका आंशिक वाष्प दाब हुआ, किसका, 1, शुद्ध द्रव का हमारा आंशिक वाष्प दाब। अब ये बात हो गई कि जहाँ पर पहले तो सारे पूरी सतह पर द्रव के कण थे, है ना, और आराम से ऊपर उड़ रहा था, और हमें पता है कि जितने ज़्यादा कण यहाँ पर शुद्ध द्रव के होंगे उतनी ही ज़्यादा वाष्प बनेगी और उतनी ही ज़्यादा वाष्प दाब लगेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कणों की संख्या में कमी आ गई है। पहले जो पूरी की पूरी सतह पर किसके कण थे, वाष्पशील द्रव के, अब उसके साथ साथ अवाष्पशील भी वहां पे आ गया, है ना। तो क्या हुआ कि जगह जो हो गई वो क्या हो गया, इस जगह पर, इस सतह पर दोनों के कण आ गए, दोनों के कण आए। तो यहाँ पर जो शुद्ध द्रव था जो उड़ सकता था वो कम हो गए, तो यहाँ जो वाष्प दाब बनेगी, यहाँ इससे जो वाष्प दाब बनेगी वो कैसी बनेगी बच्चों, आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो गई। यहाँ कैसी थी, ये ज़्यादा। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि क्या हुआ, पहले जो एक अकेला शुद्ध द्रव उसकी वजह से जो वाष्प दाब हो रही थी वो ज़्यादा थी, मतलब ठीक थी। अब इस वाष्प दाब से यह कम हो गई है। क्यों कम हो गई है, क्योंकि जब हमने विलय मिला दिया, विलय हमने क्या मिलाया, नमक, ठोस है जो कि उड़ नहीं सकता, ये नहीं उड़ेगा। ठीक है, अब हमने जब इसको मिला दिया, इस नमक को, इस अवाष्पशील पदार्थ को, तो यहाँ पर दोनों चीजें आ गई, नमक भी है और द्रव भी है। तो क्या हुआ कि जितने ज्यादा पहले कण वाष्प में परिवर्तित हो रहे थे अब उतने कण परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक है, आप इसमें नमक घोलते जा रहे हैं, तो क्या होता जा रहा है, इसमें जो वाष्प दाब है वो कम होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील नमक विलय घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और यही कमी जो है किस पर निर्भर करती है, कणों की सांद्रता पर। यानी कि यहाँ पर हमारा P1 जो है ये ज़्यादा है P1 से। ठीक है, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा था, अब वाष्प दाब में क्या आ गई है, कमी। तो इसे ही कहा जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी कि कमी आ जाना। कैसे कमी आ गई, जब हमने विलय घोल दिया, और विलय घोलने पर क्या हुआ, विलय हमारा अवाष्पशील है, तो अवाष्पशील है तो उसकी भाप तो नहीं बनेगी ना, किसकी बनेगी, वाष्पशील की। लेकिन बीच बीच में वो भी आ गया है, तो उसने क्या कर दिया, उसके कणों की संख्या को कम कर दिया, है ना, किसके, विलायक के कणों की संख्या कम हो गई। तो यहाँ पर वो जो है अब कम उड़ेगा, कम भाप बनेगी, कम वाष्प दाब लगेगा। तो यहाँ पर जो है वाष्प दाब में क्या आ गई है, कमी आ गई है। तो इसे ही कहा जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या देखते हैं, इससे हम कैसे, जो फॉर्मूला है इसका सूत्र कैसे बनेगा, आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, वो देखेंगे। ठीक है, चलिए, हमने क्या कहा यहाँ पर कि वाष्प दाब यानी कि P1 जो है वो ज़्यादा है P1 से। ठीक है, अब
अब हमें पता है कि टोटल वाष्प दाब जो होती है वो क्या होता है P1 प्लस P2, है ना। यहाँ पर ये क्या है हमारा विलायक और ये क्या है विलय, ये क्या है विलय है P2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे P2 जो है, इस P2 के लिए ये तो हमारा क्या है अवाष्पशील है, ये कैसा है अवाष्पशील है, अवाष्पशील। अब अवाष्पशील होने की वजह से इसका कोई भी सहभागिता नहीं है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस P टोटल में। इसमें किसका कंट्रीब्यूशन हुआ, सिर्फ P1 का, क्योंकि ये तो उड़ ही नहीं सकता, इसकी भाप बन ही नहीं सकती, तो ये तो अवाष्पशील है ना। तो किस पर फर्क पड़ेगा, सिर्फ P1 पर। तो P टोटल किस पर निर्भर हुआ, P1 पर। या अब हमें पता है कि किसी भी द्रव में जब हम बात करते हैं उसके विलयन में अगर बात कर रहे हैं किसकी, आंशिक वाष्प दाब, टोटल किससे है, दोनों के आंशिक वाष्प दाब के बराबर, तो ये वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है, नंबर ऑफ मोल्स के, है ना। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि P जो है वो P1 समानुपाती होता है X1 के, ये चीज़ हुई। यानी जितने ज़्यादा X यानी कणों की संख्या, मोलों की संख्या, है ना, मोल, जितने ज़्यादा मोल होंगे, जितने ज़्यादा कण होंगे किसके, P1 के विलायक के, उतनी ही ज़्यादा वाष्प बनेगी, उतनी ही ज़्यादा वाष्प। यानी हम कह सकते हैं कि P टोटल किसके बराबर हुआ, P1 के बराबर हुआ, किसके बराबर हुआ, P1 के बराबर हुआ। और P1 किस पर निर्भर करता है, P1 समानुपाती होता है नंबर ऑफ मोल्स के। जितने ज़्यादा विलायक के कण होंगे वाष्प दाब उतना ही ज़्यादा होगा। यही तो हम सारे नियमों में पढ़ते आए हैं, हेनरी का नियम हो, राउल्ट्स का नियम हो, हम सब ने यही कहा। उसने जो बात हमसे कही, उन दोनों सभी नियमों में यही बात हमें पता चली थी कि जो वाष्प दाब है वो किस पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, वाष्प दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, जो भी था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर P1 किसके समानुपाती, X1 के। जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे P1 उतना ही ज्यादा होगा, और P1 किसके बराबर हुआ, P टोटल के बराबर, क्योंकि यहाँ पर P2 विलय का तो कोई भी रोल नहीं है वाष्प बनाने में, क्योंकि विलय अवाष्पशील है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कैसे कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं P1 बराबर P1 नॉट X1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे X1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा हमारा, हमें पता है, ये यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको, ये लिख दीजिए X1 प्लस X2 बराबर 1 होता है, ठीक है। तो X1 का मान निकालना हो तो मुझे X1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस X2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मान रखेंगे, इसमें मान रख देते हैं हम, देखिए यहाँ पे P1 बराबर P1 नॉट X1, ठीक है। तो P1 बराबर P1 नॉट X1 का मान कितना आया हमारा, 1 माइनस X2, ठीक है। अब P1 बराबर P, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, P1 नॉट X2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 नॉट माइनस P1, ठीक है। तो बच्चों P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X2 क्या हुआ, कुछ थोड़ा सा दिमाग में अगर बात आ रही हो तो यहाँ पे देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे क्या कहा था, P1 नॉट इज ग्रेटर देन P1, यही कहा था। तो P1 नॉट में से ही P1 को घटाया जा रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा है, वाष्प दाब में क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो इसमें से इसको घटाया जाएगा। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट X2, ठीक है। यानी कि डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2। अब देखो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चला, इन सब चीज़ों से हमें ये पता चला कि आपेक्षिक नवनमन जो हो रहा है किसमें, वाष्प दाब में, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर कर रहा है X2 पर, किस पर, X2 पर। और X2 क्या है, X2 क्या है, X2 यहाँ पर है विलय की मात्रा, विलय की मात्रा,
यानी विलय के मोल, विलय की मात्रा या विलय के मोल। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, विलय की मात्रा या विलय के मोल। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा विलय के मोल होंगे, विलय के मोल जितने ज़्यादा होंगे, आपेक्षिक अवनमन में कमी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा पी जो है वो समानुपाती है x2 के। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो हमें यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो विलयता में हम बात कर रहे हैं वाष्प दाब की। ठीक है, तो वाष्प दाब जब हमने कहा ये रहा, यानी कि किसी भी विलयन के लिए वाष्प दाब की बात करें तो किसके समानुपाती हुआ, x1, यानी विलायक के कण। विलायक के कण जितने ज़्यादा होंगे वाष्प दाब उतनी ही ज़्यादा होगी। किसकी ज़्यादा होगी, किसकी, विलयन की। ठीक है, लेकिन अगर इनमें कमी आ जाती है, यहाँ पर x2 अगर बढ़ गया, x1 की जगह x2 अगर बढ़ गया तो आपेक्षिक अवनमन आ जाएगा। x2 बढ़ गया यानी विलय की मात्रा बढ़ गई। कहने का मतलब ये है कि आपने नमक लिया या शक्कर ली, जो भी आपने लिया, किस में लिया, द्रव में। एक द्रव आपने लिया, एक वाष्पशील द्रव आपने ले लिया है, उस वाष्पशील द्रव में आपने शक्कर मिला दी या नमक मिला दी, जो कि दोनों ही कैसे हैं, अवाष्पशील है। ठीक है, अब आप जितनी ज़्यादा शक्कर मिलाओगे, जितना ज़्यादा नमक मिलाओगे तो क्या होगा, उस केस में आप विलय की मात्रा बढ़ा रहे हो, और विलय की मात्रा जहाँ बढ़ेगी वहाँ पर आपेक्षिक अवनमन आ जाएगा वाष्प दाब में। वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि आप विलय की मात्रा बढ़ा रहे हो। तो ये डेल्टा पी किसके समानुपाती हुआ, x2। जितना ज़्यादा x2 बढ़ेगा डेल्टा पी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं विलयता की, तो विलयता में हमने देखा कि विलयन की, अगर हम टोटल विलयन की बात करें, विलयन के वाष्प दाब में बात करें, तो वहाँ पर ये निर्भर करता है x1 पर। किस पर, x1 पर। तो P1 बढ़ेगा, x1 बढ़ेगा तो P1 बढ़ेगा। भाई कहने का मतलब विलायक जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वाष्प बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर किस पर निर्भर करेगा, P1 किसके समानुपाती है, x1 के। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स विलायक बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा यहाँ पर वाष्प दाब बढ़ेगी। ठीक है, तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम विलय की मात्रा बढ़ा रहे हैं, और विलय की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर कमी आ जाएगी। किस में कमी आ जाएगी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें थी हमारी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की। आपको ये बातें, ये पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने हैं। ये वाला पॉइंट है, इस तरह से आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी यानी कि P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट यहाँ पे x2, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें हो गई हमारी किसकी, यहाँ पर ये सारी बातें हुई हमारी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कोई विलायक है, विलायक हमारा वाष्पशील है, उसमें हमने कोई द्रव में ठोस मिला दिया। ठोस कौन सा मिलाया, जो अवाष्पशील है। तो किसी वाष्पशील में या किसी द्रव में, किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील ठोस मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे ही बोला जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बच्चों, चलिए जो अब हम क्या देखते हैं, अगला हमारा गुणधर्म कौन सा है। अगला गुणधर्म जो हम पढ़ेंगे वो है क्वथनांक का उन्नयन। अब इसे भी देखो, थोड़ा सा नाम से समझ सकते हैं। कैसे, क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन मतलब बढ़ना, है ना। यहाँ पर क्वथनांक जो होगा वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वो देखिए। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने में क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। यानी कि बात वही है, हमने क्या मिलाया है, हमने एक अवाष्पशील विलय मिलाया है। देखो, अवाष्पशील पदार्थ किस में मिलाया है, विलायक में। ठीक है, तो विलायक में अवाष्पशील पदार्थ को मिलाने पर, यानी कि हमारा कोई द्रव है, ठीक है, उसमें हमने क्या मिलाया है, ये ठोस पदार्थ मिलाया है। और ये ठोस जो है वो हमारा कैसा है, द्रव तो हमारा कैसा है, वाष्पशील, ठीक है, और ठोस हमारा कैसा है, ये अवाष्पशील। अब हुआ क्या है यहाँ पर,
यहाँ पर हुआ ऐसा है कि जब हमने यहाँ द्रव में इस ठोस को मिलाया जो कि अवाष्पशील है, तो क्वथनांक में क्या हो गई है? वृद्धि। उन्नयन मतलब वृद्धि। तो क्वथनांक में क्या हो गई है? वृद्धि। क्वथनांक बढ़ गया है। ठीक है, अब कैसे बढ़ा है वो हम देखेंगे। ठीक है, देखो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जब हमने यहाँ पे ये द्रव लिया था, ये द्रव जो हमने लिया है ना, अब हमने इसमें यहाँ पर क्या मिला दिया? एक विलय मिला दिया था। यहाँ पर हमने यहाँ पे नमक जो है वो डाल दिया। ठीक है, अब नमक हमने इसमें मिलाया था, तो इसका जो द्रव वह हमने वाष्प दाब देखा था। वो वाष्प दाब क्या था? हमारा शुद्ध द्रव का वाष्प दाब था P1 जो कि ज़्यादा था हमारे विलयन के वाष्प दाब से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने देखा था कि शुद्ध द्रव का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से ज़्यादा है, यानी वाष्प दाब में हमने कमी देखी। अब क्या हुआ? देखो यहाँ पे हमारे पास में ये है हमारा वायुमंडलीय दाब। ठीक है, ये हमारा है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा जब हम ले रहे थे किसके लिए? यहाँ पे शुद्ध विलायक की। ठीक है, पहले विलायक की, तो विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा है, विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा है। यहाँ पे ये वाष्प दाब किसका हुआ? विलायक का वाष्प दाब, तो विलायक का वाष्प दाब जो है वो ज़्यादा है। अब विलयन के वाष्प दाब की बात करते हैं तो वो कम हो, क्योंकि वाष्प दाब में कमी आ गई। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, अब विलयन का वाष्प दाब कम था, पहले विलायक का ज़्यादा था। जैसे ही हमने ठोस मिलाया, ठोस मिलाते ही विलायक का वाष्प दाब जो था उससे विलयन का वाष्प दाब कम हो गया। होगा कि नहीं? वही हमने पढ़ा अभी, आपेक्षिक जो अवनमन पढ़ा हमने दाब में, कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी कि विलायक में ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही हमने उसमें ठोस मिलाया, जैसे ही हमने कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, तो उसका वाष्प दाब कम हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमें अगर इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर लाना है तो विलायक को लाने के लिए यहाँ से ताप देना पड़ेगा। ठीक है, तो शुद्ध है तो इसके लिए ताप क्या हो जाएगा? TB0। क्या दे दिया? TB0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको वाष्प दाब जब कम है तो यहाँ वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए इसको हमें ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, दैट इज TB। तो आप देख सकते हैं कि इसका मान कम था, यहाँ इसका मान ज़्यादा हो गया। यानी कि हमने क्या देखा कि यहाँ पर जब वाष्प दाब में कमी आ गई है, तो उसको वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें ज़्यादा ताप देना पड़ा। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे TB0 का मान TB से कम है। किसका मान ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, यानी कि TB का मान TB से कम है। और हमें पता है, क्या पता है बच्चों, कि वाष्प दाब मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आपको, वाष्प दाब व्यक्रमानुपाती है किसके? क्वथनांक के, है ना। देखो क्वथनांक हम पढ़ चुके हैं। क्वथनांक का मतलब क्या होता था कि जब हम उसको ताप दे रहे हैं, उस ताप पर वह द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, और कब होगा? जब वायुमंडलीय दाब उसके वाष्प दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए ताप देना पड़ता है, तभी तो ऐसा होगा, ऑटोमेटिक अपने आप तो नहीं होगा ना। तो ताप हमने जब दिया, तब उस केस में जो विलायक का वाष्प दाब था वो कैसा था? ज़्यादा। और हमने जैसे ही विलय की मात्रा इसमें मिलाई, अवाष्पशील विलय की, तो वाष्प दाब कम हो गया। अब इसको वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए हमें ताप ज़्यादा देना पड़ा, तो इसका मतलब इसका क्वथनांक जो होगा वो ज़्यादा आएगा विलायक की तुलना में। तो विलायक की तुलना में विलयन का जो क्वथनांक है वो क्या हो गया? बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, बढ़ गया। इसी वजह क्वथनांक का उन्नयन हो गया, क्वथनांक बढ़ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे जो है वो विलयन का वाष्प दाब विलायक से क्या होता है? कम होता है। इसलिए जब हम इसको ताप देते हैं तो क्वथनांक की जब बारी आती है तो यहाँ पर ताप हमें विलयन के लिए ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि इसका वाष्प दाब कम है, ताप ज़्यादा दिया
तब जाकर के ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ जब इसका क्वथनांक आया और यह दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो बात हुई किसकी, क्वथनांक में वृद्धि या उन्नयन की। आप आराम से देख सकते हैं कि किसी अवाष्पशील पदार्थ को विलायक में घोलने पर जो क्वथनांक है उसमें वृद्धि हो जाती है, उसे ही हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है बच्चों, ये तो हुई बात परिभाषा की। अब हम इसको देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं यानी क्वथनांक का उन्नयन का हम निकालेंगे सूत्र, यानी कि इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब हम अवाष्पशील द्रव को मिला रहे हैं, है ना, अवाष्पशील पदार्थ को जब हम द्रव में मिला रहे हैं तो वाष्प दाब में क्या हो रही है, वाष्प दाब में कमी आ रही है, जिससे कि क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यानी क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि जो विलयन का क्वथनांक है वो क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से ज्यादा है। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि TB किसका है, हमारा विलयन का क्वथनांक। ठीक है, जो कि ज्यादा है, किससे ज्यादा है, विलायक, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि TB माइनस TB नॉट, ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा डेल्टा TB, यानी कि हमारा जो है यहाँ पर विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से ज़्यादा है। ठीक है, अगर इनमें अंतर, यही तो हमें ज्ञात करना है, क्वथनांक का उन्नयन यानी कितनी इसमें वृद्धि हुई है, वो क्या है, डेल्टा TB। अब आपकी यहाँ पे जो डेल्टा TB है वो किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है विलय की मात्रा विलायक में कितनी है ना, ये निर्भर करती है विलय की मात्रा विलायक में, और विलय की मात्रा विलायक में यानी कि भाई जितना ज़्यादा हम विलय मिलाएंगे उस केस में वहाँ पर क्या होगा, वाष्प दाब जो होगा वो उतना ही कम होगा। वाष्प दाब कम होगा तो उसको वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, मतलब कि क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये किस पर निर्भर कर रहा है, विलय की मात्रा पर ही तो निर्भर कर रहा है। भाई जितना ज़्यादा विलय मिलाओगे ये केस हमें को उतना ही देखने को मिलेगा, यानी ताप में उतनी ही ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। तो विलय किस में मिला रहे हैं, विलायक में, है ना, और विलय की मात्रा विलायक में हमारी क्या कहलाती है, ये आपको अच्छे से याद है, हम इसको पढ़ते आए हैं बच्चों। क्या है ये, मोललता। क्या है, मोललता। ठीक है, और हमको पता है क्या कि मोललता M बराबर, मोललता बराबर का क्या होता है, विलय के मूल बटे में विलायक का द्रव्यमान, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में कितने विलय के मोल उपस्थित हैं, इसे ही हमने क्या कहा था, मोललता, जो कि हम सांद्रता के पद में पहले से ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने क्वथनांक में वृद्धि होगी ये डिपेंड करता है कि आपने कितने विलय की मात्रा मिलाई है। अब विलय की मात्रा किस में मिलाई है, विलायक में, उसको किससे करेंगे हम, मोललता से। क्या बोलते हैं, मोललता। ठीक है, ये याद रखिएगा, मोललता। तो यहाँ पर विलय के कितने मोल आपके विलायक में उपस्थित हैं उसको कहते हैं मोललता। ठीक है, तो M बराबर विलय के मोल यहाँ पर और बटे में विलायक का द्रव्यमान हमारी क्या हो गई, मोललता। तो डेल्टा TB मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्या, डेल्टा TB किसके समानुपाती हुआ, यहाँ पर मोललता के। ठीक है, अब इसको अगर हमें इक्वल करना है, TB बराबर क्या हो जाएगा, KBM। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर KB क्या है, AB है हमारा क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या है ये हमारा, ये है क्वथनांक उन्नयन, है ना, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक।
ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, अब देखो m यहाँ पर हमारी क्या है, मोललता। ठीक है, अब इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे और कैसे आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे m बराबर अब नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया भार बटे में अणुभार, है ना, विलेय का भार बटे में अणुभार, यही हमारा क्या होता है, विलेय के मोल। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे सूत्र में रख देती हूँ, कैसे, इस तरह से, कैसे रखूंगी, WA यानी विलेय का भार बटे में MA विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, इनटू 1000 क्यों रखा है, अगर हमारा विलायक किसमें है, विलायक जो है वो अगर किसमें है, ग्राम में, तो इसको किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए 1000 से भाग दूंगी, बटे में WB यानी विलायक का भार। ठीक है, यानी कि मैं इसे बता सकती हूँ यहाँ पर WA हमारा क्या है, देखो लिख देती हूँ मैं, आपको इजी रहेगा। ये है हमारा मोलर द्रव्यमान, किसका है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, और ये क्या है, ये है ओनली विलेय का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान किसका द्रव्यमान है, विलेय का, किसका है, विलेय का। ठीक है, और ये हमारा क्या है, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, अब ये वैल्यू में यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखिए डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, 1000 इंटू KB इंटू WA अपॉन MA इंटू WB। ठीक है, क्लियर। अगर मुझे निकालना है मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, MA बराबर 1000 इंटू KB टू WA अपॉन ये यहाँ आ जाएगा डेल्टा TB इंटू WB। ठीक है, तो ये हमारी सारी कैलकुलेशन हो गई क्वथनांक में उन्नयन की। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ, यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन यानी वृद्धि, जब हमने किसी ठोस अवाष्पशील पदार्थ को वाष्पशील पदार्थ में जब हमने डाला तो वहां पर वाष्प दाब में कमी हो गई। जब वाष्प दाब में कमी हुई तब हमने उससे ज़्यादा ताप देना पड़ा वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए। यानी कि यहाँ पर हमारा जो विलायक था उसका अगर हम बात करें क्वथनांक जो है वो विलयन के क्वथनांक से कम है। ये विलयन का क्वथनांक है, ये विलायक का क्वथनांक है। तो विलायक का क्वथनांक जो है वो कम है और विलयन का क्वथनांक ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ हमें ज्यादा ताप देना पड़ा, तो इसको हम डेल्टा TB लिख सकते हैं। और ये निर्भर करता है विलेय की कितनी मात्रा पर, क्योंकि जितनी मात्रा मिला रहे हैं तभी तो क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। और ये निर्भर कर रहा है विलेय की मात्रा किसमें, विलायक में। तो इसको हम विलेय की मात्रा विलायक को पढ़ते हैं मोललता में, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब मोललता कैसे निकालते हैं, विलेय के मोल बटे में विलायक का जो भी द्रव्यमान है। और अगर हमारे पास द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोललता जब निकालेंगे तो उसको 1000 से भाग दे देंगे। ये सारी वैल्यू मैंने इसमें रख दी डेल्टा TB = KB M में। अब यहाँ से मैं जो किसी की भी वैल्यू है वो निकाल सकती हूँ। KB कांस्टेंट है जो हमें गिवन होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बच्चों बातें थी हमारी क्वथनांक में उन्नयन की। ठीक है, अब इसका एक ग्राफ भी देख लेते हैं, क्वथनांक में उन्नयन जो है इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये हमने ले लिया ताप, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। और यहाँ पर ये है हमारा P यानी कि वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब। ठीक है, ये वाष्प दाब है। और यहाँ पे मेरे पास में ये हमारा है वायुमंडलीय दाब। क्या है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे मेरे 2 पॉइंट मैंने रख लिए। क्या रखा है, पहले मैं यहाँ पे रख रही हूँ मेरा विलयन और विलायक, 2 बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे मेरा वाष्प दाब किसका ज़्यादा है, यहाँ पे मेरा वाष्प दाब जो है वो किसका ज़्यादा होगा, जब बढ़ रहा है। वाष्प दाब बढ़ रहा है घट रहा है,
घटता है। कब मिलाने पर? ठोस मिलाने पर, यानी कि मेरा विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मेरा वाष्प दाब है यहाँ पे विलायक का। तो विलायक का वाष्प दाब जो है वो मेरा बढ़ रहा है, ताप देने पे बढ़ रहा है, यहाँ पे मेरा ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लीजिए ये मेरा है विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, ये है मेरा विलायक, है ना। अब यहाँ पे विलयन का वाष्प दाब जो है वो मेरा कम हो गया। ये विलयन, ये क्या है? विलयन। तो विलयन का वाष्प दाब, अब इसको यहाँ वायुमंडलीय दाब देने के लिए मुझे ज़्यादा ताप देना पड़ रहा है। तो इसके लिए जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, ये देखो ये टेम्परेचर है और ये इसके लिए टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये मेरा है विलायक के लिए, तो ये क्या है मेरा? ये TB0 और ये क्या है? TB। तो डेल्टा TB, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? डेल्टा TB। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये विलायक है और ये मेरा क्या है? विलयन है। तो यहाँ पे जो वाष्प दाब है वो विलायक के लिए ज़्यादा है। जब इसको वायुमंडलीय दाब करने के लिए मुझे जो ताप देना पड़ रहा है बढ़ रहा है, तो यहाँ से जब मैंने इसको पॉइंट मिलाया तो ये मुझे इसका ताप आ गया, ये क्वथनांक आ गया। ठीक है, और जब मैंने विलयन के लिए देखा तो विलयन के लिए मुझे इसकी अपेक्षा ताप यहाँ से बढ़ रहा है, तो यहाँ ज़्यादा देना पड़ा, तो इन दोनों के बीच का ये हो गया डेल्टा TB डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ से इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और इसके अलावा जो मैंने फॉर्मूला, जो सूत्र बनाया, उससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी थी हमारी किसकी? ये सारी बातें थी हमारी क्वथनांक में उन्नयन यानी अणु संख्या गुणधर्म के बारे में हमने पढ़ा। और अणु संख्या गुणधर्म में हमने किस किस के बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और उसके साथ साथ ही क्वथनांक में उन्नयन यानी वाष्प दाब में कमी, तो क्वथनांक में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, किसमें? जब हमने किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील ठोस को मिलाया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, तो अच्छे से पढ़िए और समझिए मेरे साथ। ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।